हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि सेल डिवाइड क्यों करती है ना। और दूसरे लेक्चर में हमने बात किया कि एक्चुअल में कह रहे हैं डिवीज़न से पहले सेल को क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है ना, जिसको हमने इंटरफेस के नाम से पढ़ा, ठीक है ना। तो इंटरफेस के अंदर G1, S और G2 इन तीनों स्टेजेस के अंदर क्या डिफरेंट चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली डिवीज़न फेज़ या एम फेज़, या इसी को हम लोग माइटोटिक फेज़ के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो हमने मेंशन किया है, इट ओनली लास्ट फॉर 1 आवर आउट ऑफ 24 आवर। तो हमने बताया कि यहाँ पे एक सेल कह रहे हैं कि जो टिपिकल ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल है, या हम ऐसे बोलें कि हम यूकैरियोटिक कहना थोड़ा सा कम सही होगा, ठीक है ना, कि बेसिकली ह्यूमंस की कह रहे हैं कि सेल की बात करें तो उसको पूरा डिवाइड होने में 24 आवर का टाइम लगता है, ठीक है ना। कितना टाइम लगता है? 24 आवर का। तो 24 आवर में से कह रहे हैं कि 1 आवर कहाँ खर्च होगा? माइटोटिक फेज़ में। बाकी का बचा हुआ टाइम कहाँ लगेगा? इंटरफेज़ में, ठीक है ना। व्हेन एक्चुअल डिवीज़न अकर्स, ये वो फेज़ है जहाँ पे सही में कह रहे हैं कि डिवीज़न होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहे हैं मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। अब ड्रामेटिक पीरियड कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, वैसे वैसे हमें समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये ध्यान में ये रखना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कौन सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी आर सेम, हेंस आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न। तो कैसे इक्वेशनल डिवीज़न होगा, हम लास्ट में इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। जो एम फेज़ है उसको हम 4 सब स्टेजेस में पढ़ते हैं: प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़, ठीक है ना। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन से स्टेज में क्या क्या होना है, ठीक है ना। तो प्रोफेज़ में देखिए, प्रोफेज़ में क्या होगा, बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है प्रोफेज़ में, याद रखना, ठीक है ना। तो इसको हम ज़्यादा करेक्टली क्या बोल सकते हैं, इनिशिएशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये रहा हमारा। दूसरा पॉइंट बोले इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन कह रहे हैं कि यहाँ शुरू हो गया प्रोफेज में, ठीक है ना। अब कह रहे हैं सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए, ये हमने बात किया था ना कि एक सेल के अंदर कह रहे हैं कि ऐसा सेंट्रियोल था कुछ, ठीक है ना। वो सेंट्रियोल एस फेज में डुप्लीकेट किया था, सेंट्रियोल एस फेज में डुप्लीकेट किया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो सेंट्रियोल होगा वो अपोजिट पोल की तरफ कह रहे हैं मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमेटिड अटैच्ड बाई सेंट्रोमियर। ध्यान रखना, जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर चुका है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम है, इसको बोल रहे हैं सेंट्रोमियर। तो क्या बोला जा रहा है, सेंट्रोमियर। तो देखिए एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने का काम किसका है, सेंट्रोमियर का, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 क्रोमेटिड दिखेंगे। एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड दिखेंगे, 2 क्रोमेटिड, और दोनों क्रोमेटिड कह रहे हैं जुड़े किससे होंगे, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर,
ठीक है ना, ये ज़रूरी बात है, इसको ध्यान रखना है। एंड डिसअपियरेंस ऑफ ऑर्गेनल्स, ये जो ऑर्गेनल्स कह रहे हैं डुप्लीकेट किए थे, जीवन के अंदर बात किए थे, ठीक है ना, ऑर्गेनल डुप्लीकेट किए थे, ये डुप्लीकेट ऑर्गेनल्स सारे के सारे कह रहे हैं वहीं साइटोप्लाज्म में डिसअपियर हो गए, ठीक है ना, बाद में ये फिर से पैदा होंगे। अब इसके बाद कह रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसको हम लोग मेटाफेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो मेटाफेज की खास ज़रूरी बातें क्या होंगी उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्कस करते हैं। तो लिख रहे हैं कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत कहाँ होगी, प्रोफेज में। प्रोफेज में डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत होती है, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि कंप्लीशन कहाँ होता है, मेटाफेज में आके, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब जो भी कह रहे हैं कि जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वो सब कहाँ पर कहेंगे आपको देखने को मिलेंगे, मेटाफेज में क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिलेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, जो क्रोमोसोम का कह रहे कंडेंसेशन चल रहा था वो मेटाफेज में आके क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब ज़रूरी बात है, देखिए ये कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, कई बार पूछा गया कि अगर आपको क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है तो आप बेस्ट कह रहे हैं कौन सा स्टेज चूज़ करेंगे, तो उसका जवाब होता है मेटाफेज, ठीक है ना, मेटाफेज। ठीक, नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। देखिए अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेल के पास वन सेल है, हाउ मनी क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, एंड वन क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमेटिड। बोलिए, ठीक है ना, मतलब कह रहे हैं कि एक सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, और 46 क्रोमोसोम में कह रहे हैं कि हर एक क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है, और दोनों जो क्रोमेटिड हैं वो आपस में सेंट्रोमियर से कह रहे हैं अटैच्ड हैं, ठीक है। तो अब ये 46 क्रोमोसोम को ध्यान देना है, ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम को एक लाइन में अरेंज किया जाएगा, ऐसे कुछ सोचिए। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये क्रोमोसोम नंबर 2, ये क्रोमोसोम नंबर 3 एंड सो ऑन। ऐसे कितने होंगे, 46, ठीक है ना, 46 तक होंगे। अब यहाँ पे हमने बात किया था ना, ये कह रहे हैं कि सराउंडिंग में एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, काइनेटोकोर, क्या नाम देते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है ना। अब देखिए हमने और क्या बात करी कि जो हमारा सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है यहाँ पे, जैसे सेल है, कोई भी ऑर्डिनरी सेल, देखिए यहाँ डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेल जो है उसके पास कह रहे हैं कि देखिए ये 2 एक्सिस हम यहाँ पे सोच सकते हैं ना, एक को कह रहे हैं कि अगर इसको आपने, ठीक है ना, एक को अगर आपने इसको, हमने थोड़ी देर के लिए आपको सोचना है ना कि ये इसको हमने पोल बोला है, अपने डायग्राम के रिगार्डिंग हमने इसको क्या बोला है, इसको पोल बोला है। तो कह रहे हैं कि पोल, तो दूसरा जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, दूसरा एक्सिस जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटर ना। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम देखिए अरेंज्ड हैं, ये कहाँ अरेंजमेंट इनका हुआ है, इक्वेटर के ऊपर। ये कहाँ अरेंज्ड होंगे, इक्वेटर के ऊपर, ठीक है ना। तो इक्वेटर के ऊपर कितने क्रोमोसोम दिखेंगे, कितने क्रोमोसोम दिखेंगे, तो 46 क्रोमोसोम दिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से आप याद करिए कि G2 के अंदर ना, G2 फेज या सेकेंड गैप के अंदर हमने बताया था आपसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है ना, यहाँ पे अब स्पिंडल फाइबर का रूप ले चुका होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन किसका रूप ले चुका होगा, स्पिंडल फाइबर का। तो अगर कह रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर का वो रूप ले चुका होगा तो देखिए कुछ ऐसा आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, ये रहा स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर,
यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर। अब देखिए स्पिंडल फाइबर के 2 एंड हैं। स्पिंडल फाइबर के कितने एंड हैं? स्पिंडल फाइबर के 2 एंड हैं, ठीक है ना। तो स्पिंडल फाइबर का एक एंड किससे जुड़ा है? सेंट्रियोल से। और दूसरा एंड किससे जुड़ा है? काइनेटोकोर से। एक एंड सेंट्रियोल से जुड़ा है और दूसरा एंड किससे जुड़ा है? काइनेटोकोर से, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको एक प्लेन दिखता है। मेटाफेज के अंदर कह रहे हैं ये क्रोमोसोम एक प्लेन में अरेंज होते हैं, और ये जो प्लेन है वो कैसा दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है ना। प्लेट मतलब 2 डायमेंशनल। तो ये कह रहे हैं कि इस प्लेट को बोला जाता है मेटाफेज प्लेट। इस प्लेट को क्या नाम देते हैं? मेटाफेज प्लेट। मतलब मेटाफेज में आपको ध्यान में रखना है, मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ अरेंज होंगे? इक्वेटर पे अरेंज होंगे, ठीक है ना। और क्रोमोसोम को कह रहे हैं बाइंड कौन करेगा? काइनेटोकोर के, ठीक है ना। बाइंड कौन करेगा? काइनेटोकोर, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर जो है उसके पास 2 एंड हैं। एक एंड कह रहे हैं कि सेंट्रियोल से बाइंड करेगा और दूसरा एंड किससे बाइंड करेगा? काइनेटोकोर से, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको देखने को मिलता है, यहाँ तक क्या देखने को मिलता है कि ये आपका मेटाफेज है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी आप क्यों कह रहे हैं कि क्यों मेटाफेज में आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे? क्योंकि सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं वो आपको एक ही फील्ड ऑफ व्यू में दिख जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक लाइन में सारे के सारे अरेंज हैं, ठीक। तो यहाँ पे मेटाफेज के बारे में ये कुछ ज़रूरी बातें। अब देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी, तो जब हम स्पिंडल फाइबर की बात करेंगे ना, तो स्पिंडल फाइबर के अंदर है क्या बेसिकली? स्पिंडल फाइबर के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन है। स्पिंडल फाइबर के अंदर क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन का नेचर होता है कंट्रेक्टाइल। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो कंट्रेक्टाइल नेचर की होती है। देखिए अब कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा, मतलब स्पिंडल फाइबर के अंदर क्या शुरू होगा? कंट्रैक्शन जब शुरू होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि टेंशन का जनरेशन होगा। कंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आपको दिखेगा? ये देखिए टेंशन, ये टेंशन, ठीक है, ये टेंशन, ये टेंशन। कंट्रैक्शन की वजह से क्या दिखेगा यहाँ पे आपको? टेंशन। वो टेंशन क्या करता है? क्रोमोसोम को, ठीक है ना, दोनों तरफ से। आप देखिए क्रोमोसोम जो है वो दोनों साइड से कह रहे हैं किससे बाइंड हो चुका है? स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर के अंदर जब कंट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, कंट्रैक्शन होगा तो वो एक तरीके से क्रोमोसोम को, ठीक है ना, क्रोमोसोम को अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जब क्रोमोसोम को खींचने की कोशिश करेगा तो क्रोमोसोम का जो सबसे कमज़ोर इलाका है वो कौन सा है? सबसे कमज़ोर इलाका जो है वो सेंट्रोमियर वाला है। तो सेंट्रोमियर एनाफेज में क्या हो जाता है? टूट जाता है। सेंट्रोमियर एनाफेज में आके क्या होगा? टूट जाएगा। अब देखिए हमारे पास कितने क्रोमोसोम थे? या हैं कह रहे हैं 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम मतलब एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होगा। बोलिए, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होगा, तो 46 क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमेटिड हो जाएगा? 92 क्रोमेटिड, ठीक है ना, 92 क्रोमेटिड। अब 92 क्रोमेटिड इसके पहले, मतलब जब तक कह रहे हैं कि सेंट्रोमियर नहीं टूटा था, ठीक है ना, तब तक 92 क्रोमेटिड 46 क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। अब जैसे ही कह रहे हैं कि सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा, सेंट्रोमियर का क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। देखिए तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी, ये काइनेटोकोर रहा, ये काइनेटोकोर रहा, ये इधर स्पिंडल फाइबर, ये इधर स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना। तो हमने इसके पहले आपको ये बात करी थी ना कि क्रोमोसोम को आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए अगर कहीं आपको ऐसा डिजाइन मिलता है जिसको हम बोलते हैं वन क्रोमोसोम विथ 1 क्रोमेटिड,
ठीक है ना। और क्रोमोसोम कहीं भी आपको ऐसा दिखता है तो इसको कैसे पढ़ते थे, वन क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमेटिड को हम क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम बोल सकते हैं। इंडिविजुअल क्रोमेटिड को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्रोमोसोम बोल सकते हैं। यानी कि एनाफेज, देखिए एनाफेज में कह रहे हैं कि सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा एंड क्रोमेटिड सेपरेशन टेक्स प्लेस। तो सेंट्रोमियर कह रहे हैं टूट गया, सेंट्रोमियर टूट गया, तो सेंट्रोमियर टूटने से क्या होगा, क्रोमेटिड दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, और क्रोमेटिड किधर की तरफ चल दिए, अपोजिट पोल की तरफ चल दिए। इधर वाला क्रोमेटिड, ठीक है ना, इस पोल की तरफ, इधर वाला क्रोमेटिड इस पोल की तरफ, ये ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक सवाल और पूछा जा सकता है ना कि कौन सा ऐसा स्टेज या फेज है जहाँ पे आपको क्रोमोसोम का नंबर डबल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एनाफेज में हम क्या देख पाएंगे कि क्रोमोसोम नंबर विल बिकम्स डबल, बोलिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम 46 की बात कर रहे थे, ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम, लेकिन एक क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, तो कुल मिला के कितनी क्रोमेटिड, तो 46 के को इकट्ठे करेंगे, ठीक है ना, एक के अंदर 2, तो 46 के अंदर 92 क्रोमेटिड होंगे। अब जब सारे के सारे क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे तो हर एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। हर एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो जो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल सकता है कि एक सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, वो 92 क्रोमोसोम। तो ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि क्रोमोसोम नंबर विल बिकम्स डबल इन विच स्टेज। तो ये हो जाएगा आंसर इसका एनाफेज ना। और टीलोफेज को बोलते हैं रिवर्स ऑफ प्रोफेज। टीलोफेज को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है ना। तो रिवर्स ऑफ प्रोफेज क्यों, देखिए न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। अब ये जो कह रहे हैं क्रोमोसोम, देखिए क्या सिचुएशन आएगी, टेलोफेज के एंड में ऐसा कुछ, ठीक है ना। कह रहे हैं कि एक साइड में ये पूरा क्रोमोसोम का एक क्लस्टर पूरा तैयार होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्रोमोसोम का दूसरा क्लस्टर, ठीक है ना। द न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रीफॉर्म, ठीक है ना। तो ऑर्गेनल, सारे के सारे ऑर्गेनल फिर से कह रहे हैं बन गए, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, ठीक है ना। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया, न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिवीज़न हो गया, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के डिवीज़न को बेसिकली बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान रखने की बात है। तो ये कह रहे हैं न्यूक्लियर डिवीज़न को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और कह रहे हैं कि अब यहाँ से एक बात और हम क्या सोच सकते हैं कि सर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करा दीजिए। तो जैसे ही कह रहे हैं कि देखिए साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, ये कह रहे हैं कि एक सेल कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 में, देखिए, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्मॉल एन होगा, ये स्मॉल एन होगा। स्मॉल एन के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कैपिटल एन, तो स्मॉल एन के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए कैपिटल एन, स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन कैपिटल एन कैपिटल एन। इस सेल की हालत कितनी हो गई, 2 स्मॉल एन एंड 2
कैपिटल एन। इसकी हालत क्या हो गई, 2 स्मॉल एन एंड 2 कैपिटल एन। तो अगर आपको याद होगा ना, तो हमने कह रहे हैं डिवीज़न की शुरुआत में हमने बोला था कि ये सेल कह रहे हैं कि ये सेल कहाँ से शुरू, कहाँ से इसने G1 में एंट्री किया था। इसकी हालत ऐसी कुछ थी, याद करिए, ये ऐसी। तो इसको हम क्या कैसे पढ़ेंगे, स्मॉल एन कैपिटल एन, यानी 2 स्मॉल एन 2 कैपिटल एन, ठीक है ना। वो देखिए कन्वर्ट हुई 2 स्मॉल एन 2 कैपिटल एन, ठीक है ना। ये 2 स्मॉल एन 2 कैपिटल एन। दैट्स वाई माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल क्यों, देखिए अमाउंट ऑफ डीएनए कह रहे हैं पहले 2n था, अभी भी 2n है। सेल की प्लॉइडी कह रहे हैं 2 स्मॉल एन थी, वो अभी भी 2 स्मॉल एन है, ठीक है ना। इस घटना को ऐसे, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने क्या देखा कि कैरियोकाइनेसिस देखिए कंप्लीट हो गया। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होना है, इस घटना को नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। अब देखिए थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश कर ले रहे हैं। जैसे हमारे पास कह रहे हैं कि सर एनिमल की सेल हो सकती है, और प्लांट की सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है ना। तो हमें पता है कि प्लांट सेल के पास सर सेल वॉल प्रेजेंट है। देखिए प्लांट सेल के पास कह रहे हैं कि बाहर ये देखिए मोटी सेल वॉल है, ठीक है ना। और यहाँ पे एनिमल सेल के पास ऐसा कह रहे हैं सेल वॉल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। देखिए तो एनिमल सेल के अंदर, देखिए एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, फरो फॉर्मेशन होता है। फरो फॉर्मेशन, ठीक है ना। मतलब एक कंट्रैक्शन बनता है यहाँ से। देखिए पेरीफेरी से किधर की तरफ चलता है, सेंटर की तरफ। पेरीफेरी से सेंटर की तरफ, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। इस टाइप के डिवीज़न को नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल टाइप ऑफ डिवीज़न, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल मतलब टूवर्ड्स सेंटर, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल के अंदर कह रहे हैं जो डिवीज़न का तरीका होगा वहाँ पे, ठीक है ना, वो पेरीफेरी से किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि प्लांट सेल के पास कह रहे हैं कि देखिए प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। तो सेल वॉल कह रहे हैं कि प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे कह रहे हैं फरो फॉर्मेशन नहीं होगा। ये जो फरो फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे फरो फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो प्लांट सेल के अंदर बनता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसको नाम दिया जाता है सेल प्लेट, ठीक है ना। इसको क्या नाम देते हैं, सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट। सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट, ये सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है वो शुरू होता है, वो कहाँ से, सेंटर से शुरू होता है, कहाँ से, सेंटर से, और मूव किधर की तरफ करता है, पेरीफेरी की तरफ, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहे हैं जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ। अवे फ्रॉम सेंटर यानी फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। इस टाइप के ये या इस पैटर्न को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ डिवीज़न। सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ डिवीज़न इसको बोलते हैं, ठीक है ना।
तो ये बात ध्यान में रखना है। मतलब देखिए, अगर इसको हम समराइज़ करने की कोशिश करें तो हम कैसे बोलेंगे सर, G1 S G2 एंड M में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हमने क्या नाम क्या दिया, गैप 1 या प्री सिंथेटिक फेज। बोलिए, एस को हमने क्या नाम दिया, सिंथेटिक फेज, या इसको डुप्लीकेशन फेज, या इसको हमने रेप्लिकेशन फेज बोला। और क्या बोले यहाँ पे, ज़रूरी बातें बताइए जल्दी जल्दी। डीएनए जो है वो डुप्लीकेट किया, डीएनए डुप्लीकेट कर गया, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, याद करिए, ठीक है ना। G2 को क्या नाम दिए, दो नाम क्या थे, पोस्ट सिंथेटिक या प्री माइटोटिक फेज। और ये तीनों को इकट्ठे क्या नाम दे रहे थे, तीनों को इकट्ठे कह रहे थे इंटरफेज, तीनों को इकट्ठे क्या नाम दे रहे थे, इंटरफेज, या इसी को हम लोग प्रिपरेटरी फेज बोले, या इसका एक और नाम क्या था, रेस्टिंग फेज, ठीक है ना। ये रेस्टिंग फेज, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज, ये सारी बातें। अब उसके बाद कह रहे हैं हमारा एक्चुअल डिविजनल फेज स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड हुआ। क्या बोले हम कि सर कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के एंड में कह रहे हैं एक सेल डिवाइड कर गई, कितने में, 2 में। ये देखिए कि यहाँ पे जो सेल एंटर की थी उसकी हालत कुछ ऐसी थी, मतलब स्मॉल एन, ये स्मॉल एन, कैपिटल एन। इसको हम क्या बोलेंगे सर, 2 स्मॉल एन 2 कैपिटल एन। इसको क्या बोलेंगे, 2 स्मॉल एन 2 कैपिटल एन, ठीक है ना। तो जैसी थी यहाँ पे देखिए सेल, वैसी ही कह रहे हैं 2 सेल बनाई, वैसी ही 2 सेल बनाती है ना। इसलिए माइटोसिस को क्या नाम दिया गया, इसलिए माइटोसिस को हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक हमारा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बच गया, उसको हम पहले यहीं पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ पे हम आपको स्टेटमेंट जो है उसको रीड करके सुना देंगे, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि अब कोई सेल है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ से कह रहे हैं कि सर, ठीक है ना, G1 कंप्लीट की, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ से कौन से स्टेज में आएगी, G1 के बाद सिंथेटिक फेज में आएगी। तो हालत इसकी कैसी हो जाएगी, ऐसी कुछ, ठीक है ना। यहाँ सिंथेटिक फेज के बाद G1S, नेक्स्ट होगा हमारा G2। तो G2 में आने के बाद ये कैसी रहेगी, नेक्स्ट होगा हमारा, अब कौन सा स्टेज आएगा, M फेज में क्या बताया आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ से कह रहे हैं टीलोफेज के बाद एक सेल डिवाइड कर गई कितने में, 2 में, एक सेल डिवाइड कर गई कितने में, 2 में। अब देखिए, ये दोनों सेल कह रहे हैं कि ये जो डॉटर सेल हैं या रिजल्टिंग सेल हैं, इनके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये दोबारा से कह रहे हैं कि यहाँ से इंटरफेज में एंटर कर जाएं, ठीक है ना, और ये फिर से डिवाइड करने लग जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ से, ठीक है ना, कि कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, फिर कहाँ एंट्री हो गई सेल की, G1 में। अब ऐसा हो सकता है ना कि G1 से आगे बढ़ें, या आपके पास क्या ऑप्शन है कि G1 से आप रास्ता बदल दीजिए। तो G1 से कह रहे हैं जब ये रास्ता बदलते हैं तो एक इनएक्टिव फेज यहाँ पे अचीव करते हैं, इनएक्टिव फेज, जिसको नाम दिया जाता है क्विसेंट स्टेज, ठीक है ना। इसको क्या नाम देते हैं, क्विसेंट। मतलब जिस सेल को कह रहे हैं डिवाइड नहीं करना है, जिस सेल को डिवाइड नहीं करना है,
वो डिवीज़न का जो पाथवे है उसको क्या कर देता है, लीव आउट कर देता है, ठीक है ना, मतलब वो जीवन से अपने आप को एग्ज़िट कर लेता है और एक इनएक्टिव स्टेज को वो अचीव कर लेता है। उस इनएक्टिव स्टेज का क्या नाम होता है, क्विसेंट स्टेज, ठीक है ना। अब देखिए क्विसेंट स्टेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसको हम देख लेते हैं। ये है, ठीक है ना, सम सेल्स कह रहे हैं, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल, ठीक है, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर्स टू एग्जिबिट डिवीजन। मतलब कुछ ऐसी सेल्स होंगी जैसे कि हार्ट सेल, ठीक है ना, तो वो लगातार डिवाइड नहीं कर रही है। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओकेजनली, और बहुत सारी ऐसी सेल हैं, ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल, कभी कभी तो कह रहे हैं कि वो टाइम कब हो सकता है, किसी सेल को रिप्लेस करना है, किसी सेल को रिप्लेस करना है, ठीक है ना, हैव बीन लॉस बिकॉज ऑफ इंजरी, मतलब अगर कहीं कह रहे हैं कि कहीं इंजरी हो गई तो इंजरी होगी तो वहाँ से कह रहे हैं कुछ सेल डैमेज होगी, तो वो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आर सेल डेथ, या कह रहे हैं कि कोई सेल, ठीक है ना, किसी सेल की डेथ हो गई तो जो सेल कह रहे हैं जिसकी डेथ होगी वो वहाँ पे नई सेल कह रहे हैं बनानी पड़ेगी। तो उसको बनाने के लिए, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए ये जो कह रहे हैं कि इनएक्टिव स्टेज में ये कह रहे हैं जो इनएक्टिव स्टेज में कुछ सेल्स होंगे, ठीक है ना, वो दोबारा से डिविजनल फेज में एंटर करेंगे, ठीक है, और जो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, देखिए मतलब जिस सेल को फर्दर कह रहे हैं डिवाइड नहीं करना है, दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज टू एंटर इन अ इनएक्टिव स्टेज। ध्यान रखना है, तो ये जो इनएक्टिव स्टेज लिख रखे हैं इसका मतलब मेटाबॉलिज्म की बात नहीं हो रही, मतलब सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होगी, ठीक है ना। अगर सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गई, गलती से अगर आपने बोल दिया कि सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव का मतलब होता है सेल का डेथ, ठीक है ना, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर कोई भी लिविंग सेल है तो उसके अंदर लगातार कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो लगातार चलता रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी जिंदा सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो ही नहीं सकती। यहाँ पे ये जो इनएक्टिव टर्म इस्तेमाल किया है वो उसका कंटेक्स्ट है कि सर सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रही है, इसलिए उसको बोल रहे हैं कि वो इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है ना। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया कि क्विसेंट स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है कि नहीं होती, तो क्या बताना है कि सर बड़ा बड़ा हाँ बोलना है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, लेकिन वो कह रहे हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं डिवाइड नहीं कर रही है। कब तक नहीं करेगी, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक कि उसे डिवाइड करने के लिए ना कहा जाए तब तक डिवाइड नहीं करती है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि किसी ऑर्गेनिज्म की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट होगी, डिवाइड करने की ज़रूरत होगी तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज़ कह रहे हैं कि ये डिवाइड नहीं करते हैं। तो हमने देखिए कितने स्टेजेस के बारे में देख लिया अब तक, जीवन के बारे में पढ़ा हमने, सिंथेटिक फेस के बारे में पढ़ा हमने, G2 के बारे में पढ़ा हमने, माइटोटिक फेस के अंदर प्रोफेस के बारे में पढ़ा, मेटा फेस के बारे में पढ़ा, एना फेस के बारे में पढ़ा, टेलोफेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कैरियोकाइनेसिस के बारे में बात करी, उसके बाद हमने साइटोकाइनेसिस के बारे में बात करी, और बीच में हमारा कौन आ गया, इनएक्टिव स्टेज या क्विसेंट स्टेज, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो भी हैं सेल के
आपको इसे ध्यान में रखना है। और यहाँ तक अभी हम ये बात कह रहे हैं कि अब हम बहुत आराम से बोल सकते हैं ना कि सर जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस किसके अंदर होगा, सोमैटिक सेल के अंदर होगा। माइटोसिस किसके अंदर होगा, सोमैटिक सेल के अंदर, ठीक है ना। तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि ये माइटोसिस तक आपको कहानी क्लियर कट हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहां हमारा विषय होगा मियोसिस। और ये मियोसिस की अगर हम बात करें तो मियोसिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूरे अगर हम बात करें एप्लीकेशन वर्जन को, ठीक है ना, मद्देनज़र रखते हुए, तो मियोसिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मियोसिस का जो, हाँ ठीक है ना, तो मियोसिस यहाँ पे सेल डिवीज़न के अंदर कह रहे हैं मियोसिस तो इम्पॉर्टेंट है ही। आगे जब आप गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, जब आप गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, ठीक है ना, तो गैमेटोजेनेसिस में हमारा मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट। अब हमारे पास दो दो ग्रुप हैं, ठीक है ना, दो ग्रुप में एक प्लांट है, दूसरा एनिमल है, ठीक है ना। तो प्लांट के अंदर भी कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एनिमल के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब प्लांट की हम बात करेंगे, प्लांट की बात करेंगे, तो यहाँ पे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये जो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस है, या अगर हम एनिमल की बात करें, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ठीक है ना। मतलब बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन, बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। और कह रहे हैं जो मेंडेलियन जेनेटिक्स का जो पूरा बेस है, मेंडेलियन जेनेटिक्स का कह रहे हैं जो पूरा बेस है, वो पूरा बेस कौन कवर करता है, मियोसिस कवर करता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करने की कोशिश करेंगे मियोसिस के बारे में। थैंक यू सो मच, ठीक है ना।